हेलो फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में बहुत सारे टॉपिक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ग्लाइकोलिसिस है उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा था। जो कि मतलब पूरा 11 का मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपको मतलब नीट के प्रिपरेशन करनी आगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी मतलब 10th में है, अगर उन्होंने भी अगर मान लीजिए नॉलेज बेसिस के लिए भी अगर देखा होगा ग्लाइकोलिसिस को, तब उनको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये चीज आप समझते तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे हम हैं तो कैसे हमको एनर्जी मिलती है, कैसे हमारे अंदर एटीपी जनरेट होती है। इससे आपका अगर कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं पर भी आप क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम आज चलिए देखते हैं। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, एक बार जैसे आपको बताऊं तो आपने किया क्या था कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो आपने इसको किया था। जैसे ऐसे मैं आपको बताऊं, ये ग्लूकोज है तो यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ रिएक्शन हुई। बहुत सारी सेट ऑफ रिएक्शन जब हुई तो उनसे क्या फॉर्मेशन हुआ, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था। तो बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी सेट ऑफ रिएक्शंस चली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ था, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पर आपको पता होगा, अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर हुआ था 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था और या 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, ये आप बताइए। ठीक है, देखिए 4 एटीपी का फॉर्मेशन अगर हम ग्रॉसली पूछते हैं तो 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, बने थे। लेकिन एक्चुअली में कितने बने थे, वो थे 2 एटीपी, यानी नेट एटीपी 2 एटीपी थी। इसका कारण क्या है, आपको ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो में पता चला है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हैं, तो उनको आगे जो मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले वो जाके आप देखिए ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। पायरु हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या तो हमारे पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये पायरुविक एसिड बन गया है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने क्या किया है, पायरुविक एसिड को लेके गए। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, पायरुविक एसिड को इधर लेके आए और क्या किया, इसको चेंज किए। जैसे मतलब ऑक्सीजन था तो यहाँ पे हमने किया क्या कि ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज था और यहाँ पर ऑक्सीजन जब था तो ये कन्वर्ट किस में हो गया। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब सी कैप्सूल वो सब आप लिखना, हम समझा रहे हैं। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था तो यहाँ पर बना क्या, CO2 बना। ठीक है, CO2 बना और एटीपी एटीपी जो निकले थे वो बात की बात है, CO2 बना। और दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, होगा एनॉर्बिक रिस्पिरेशन। यानी ये क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन। और ये क्या है, एनॉर्बिक रिस्पिरेशन। क्यों, यहाँ पर है ही नहीं यार, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये क्या है, एनॉर्बिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पायरुविक एसिड बना, उसके बाद हमको हमारे पास दो ऑप्शन थे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको लेके जाओ। तो आपको कराना क्या है, शर्त ये है कि आपको कराना पड़ेगा एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन आप कराएंगे तो वहां पर ग्लूकोज किसमें, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर CO2 बन जाएगा। यानी फुल्ली मतलब जो ग्लूकोज है फुल्ली टूट गया, फुल्ली ब्रोकन डाउन हुआ, इसकी वजह से CO2 निकला है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा, जो ग्लूकोज होगा वो ठीक से टूट नहीं पाएगा और वो कन्वर्ट होगा किसमें, सी C2H5OH, यानी एथेनॉल में। ठीक है, वो इसमें टूटेगा। या फिर यहाँ पर दो चीजें होती है, या तो एथेनॉल में टूट जाए या तो लैक्टिक एसिड में टूट जाए। ठीक है, या तो एथेनॉल में टूट जाए या तो लैक्टिक एसिड में टूट जाए। दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं कि ग्लूकोज से अगर पायरुविक एसिड बन रहा है तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर CO2 निकलेगा। ये मैं पता है कि 38 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, वो आप बात अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर एनोर्बिक रिस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो इससे टूट नहीं पाएगा। इसीलिए अभी यहाँ पे दो कार्बन बचे हैं, C2H5OH इतना बड़ा कंपाउंड बना, यहाँ पर टूट गया इसीलिए CO2 मिला। यहाँ पर C2H5OH यहाँ, यानी यहाँ पर CO2 नहीं निकला है। ठीक है, अब कैसे अभी मैं बताऊंगा कि इसके और थोड़ा डिटेल लेके। ग्लूकोज में तो C2H5 अभी बेसिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, C2H5OH यहाँ पे बना है तो ये आप या तो एनोर्बिक रेस्पिरेशन में एथेनॉल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसको आप फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये चीजें बनेंगी। अब यहाँ पे देखिए, देखिए ग्लूकोज में आपने किया क्या, एरोबिक या एनोर्बिक बनेगा, लेकिन इसमें कॉमन कौन सा प्रोसेस है, देखिए ये देखिए, ये जो है, ये अगर देखें, ये इधर का प्रोसेस और इसमें लेके जाएंगे, ये जो आपका इतनी सीरीज ऑफ रिएक्शन चली,
ये जो आपकी सीरीज ऑफ रिएक्शन चली, इसमें देखिए क्या पता चल रहा है कि ये तो अलग अलग है, लेकिन ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये कॉमन है, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। ये है क्या, ये प्रोसेस कौन सी थी, ग्लाइकोलिसिस, जो आप पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थी। तो आज यहाँ से आपको पता चलता है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब जरूरी नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस है, वो जो ये जो प्रोसेस है, वो कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की मतलब होगा जरूर, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, ग्लाइकोलिसिस होगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनोरबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, अब हम चलिए शुरू करते हैं फर्मेंटेशन। तो देखिए, फर्मेंटेशन शुरू करते हैं, तो ये इतना आपको क्लियर कट आइडिया है कि हाँ हमको ये चीज पढ़ना है। ये हमारा कॉमन था ग्लाइकोलिसिस, जो हमने देख चुके हैं। अब पायरुविक एसिड के बाद क्या खेल होता है, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए फर्मेंटेशन को देखते हैं कि कैसे ये परफॉर्म होता है, जिसमें हम चलिए बनाते हैं एथेनॉल को। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए फिर उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि फेर्मेंटेशन, ठीक है, फेर्मेंटेशन। अब देखिए फेर्मेंटेशन, फेर्मेंटेशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जैसे, अब यहाँ पर फिर से वही चीज में लिखता हूँ, फिर से बार बार जितनी बार लिखो, C6H12O6 था। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, बहुत सारी सेट ऑफ रिएक्शन हुई। यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो लिख सकता हूँ कि बहुत सारी सेट ऑफ रिएक्शन हुई, सेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेट ऑफ रिएक्शन होने के बाद ये चेंज किस में हुआ, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये चेंज हुआ आपका पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, पायरुविक एसिड में ये सेट ऑफ रिएक्शन हुई, तो ये चेंज किस में हो गया, पायरुविक एसिड में। अब जब ये पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, पायरुविक एसिड में चेंज होने के बाद ये आपको समझ में आ रहा पायरुविक एसिड में। ठीक है, अब पायरुविक एसिड में चेंज होने के बाद होगा क्या कि इसी पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड में। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये एसिटिल्डिहाइड में जब कन्वर्ट हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एसिटिल्डिहाइड होता है, ये होता है 2 कार्बन का, 2 कार्बन का एसिटिल्डिहाइड होता है। ये आपका 3 कार्बन का होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का होता है। तो ये 2 कार्बन का कैसे हो गया, अच्छा पहले आपको याद रखना है कि ये बने कितने पायरुविक एसिड है, 2 है, तो ये भी कितने बनेंगे, 2 एसिटिल्डिहाइड बनेंगे। कैसा क्यों होगा, मैंने ग्लाइकोलिसिस के वीडियो में बताया था, जब ग्लाइसरेल अल्डिहाइड फॉस्फेट और जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जब दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते थे, आपस में इंटरचेंज हो सकते थे, तो आगे हुआ क्या था, जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो चेंज हो जाता है ग्लाइसरेल अल्डिहाइड फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम वहां पर प्रेजेंट था, कमेंट में बताइए। तो वो जब दो स्केल जब वो भी चेंज हो गया, तो कितने ग्लाइसरेल अल्डिहाइड फॉस्फेट बने, 2 ग्लाइसरेल अल्डिहाइड फॉस्फेट बने। ठीक है, जीएपी शॉर्ट, गैप। ठीक है, तो ग्लाइसरल अल्डिहाइड फॉस्फेट यानी गैप जो है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूँ, जो गैप की वजह से दो दो पायरुविक एसिड यहाँ बनेंगे। तो 2 पायरुविक एसिड, तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटिल्डिहाइड, दूसरे पायरुविक एसिड से एक एसिटिल्डिहाइड, तो कितने हो गए टोटल, 2 एसिटिल्डिहाइड। अब ये ध्यान रखना है, ये है कितने, 2 कार्बन के, 2 बन रहे हैं 2 कार्बन के। अब 2 कार्बन के बन रहे हैं, तो यहाँ पर कितने CO2 यानी निकले होंगे, यानी हमको पता है कि यहाँ पे 2 CO2 निकले होंगे। ठीक है, 2 CO2 निकले होंगे, लेकिन ये 2 CO2 जब निकले, तो ये हमारा 2 कार्बन का बन गया। तो अब एसिटिल्डिहाइड के बाद इसको हम, एसिटिल्डिहाइड को आप कॉमन नाम से जाने होंगे, इथेनॉल जिसको हम कहते हैं, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इसको हम कहते हैं। ये CO2, जब CO2 आप निकल गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी चीज निकल रहा है, जैसे जैसे वाटर है, तो वाटर जब निकल रहा है, तो मैंने कहा था डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन, सॉरी, हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। जैसे ऑक्सीजन जब होता तो ऑक्सीडेशन होता था उस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में तो हम कह रहे थे कि डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लग रहा है, डिहाइड्रे सॉरी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करा रहा था, डिहाइड्रोजनेशन करा रहा था। तो उसी इसीलिए यहाँ पर अगर CO2 निकल रहा, तो कार्बोक्सिलेशन अगर जुड़ रहा, निकल रहा, तो इसको हम किस प्रोसेस से नाम जानेंगे, टी कार्बोक्सिलेशन। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सी प्रोसेस आपकी हुई,
डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये प्रोसेस आपकी हुई डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपको ध्यान रखना है ये जो एसिटिल्डिहाइड है, ये जो एसिटिल्डिहाइड है ये आपको लेके जाना है, एसिटिल्डिहाइड को लेके जाना है। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, देख देखा नहीं तो टू एसिटिल्डिहाइड को यहाँ पे लिख के लेके जाना और कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। अब आपको मैंने पहले बताया था अगर याद होगा तो, जैसे कोई इथेनॉल है तो उसको अगर इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो हमको रिडक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि जब इथेनॉल से हम इसको इथेनॉल बना रहे थे तो करा रहे थे ऑक्सीडाइज, तो अगर हम इथेनॉल से इथेनॉल बनाएंगे तो हमको उल्टा करना है। तो यानी यहाँ पर हमारा प्रोसेस क्या चलेगा, रिडक्शन चलेगा। यहाँ कौन सा प्रोसेस चलेगा, रिडक्शन चलेगा। अब यहाँ पर रिडक्शन चलेगा तो आपको पता है रिडक्शन के लिए होता क्या है, रिडक्शन के लिए होता क्या है कि यहाँ पर रिडक्शन के लिए यहाँ पर होगा क्या कि आपको पता है कि जो NaDH होगा, रिडक्शन हो रहा है ना, तो क्या होगा, जो आप रिडक्शन का मतलब क्या होगा, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने किया क्या कि जो NaDH है, NaDH H+ था, ठीक है, एकदम करेक्ट फॉर्म है। NaDH H+ जो है ये क्या करेगा क्या कि NaDF+ बना लेगा, NAD+ बना लेगा, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, NAD+ बना लेगा और हमारे पास 2H+ निकाल देगा। अब देखिए यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 2 NADH। क्यों लेना पड़ेगा भाई, 2 NADH इसलिए हमको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम कर क्या रहे थे कि एक तो एसिटिल्डिहाइड इससे निकलेगा और दूसरा 2 है ना, तो 2 NADH हमको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर H+ निकल जाएगा, तो हमारे पास ये जो NADH है यूज हो रहा है। अच्छा 2 NADH आपने बनाए भी थे पहले, 2 NADH आपने बनाए थे, कहाँ बनाए थे, ग्लाइकोलिसिस में। याद करिए, याद करिए वो समय जब आपने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइसरिक एसिड बन रहा था, ग्लाइसरल अल्डिहाइड फॉस्फेट को जब ऑक्सीडाइज करा रहे थे तो ग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आप जब ग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन किया था तो वहां को आपको याद होगा कि हम लोग कर क्या रहे थे, ऑक्सीडाइज कर रहे थे। तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो होगा क्या कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने पहले बात की थी। तो जब रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन को तो उसको जो गेन करेगा वो करेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADH+ H+। जब उसमें कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे जो NADH है, यहाँ पे जो NADH है ये कुछ नहीं जो पहले बनाया था आपने ग्लाइकोलिसिस में वही यूज हो रहा है। अब जब वही यूज हो रहा है यहाँ पर, तब आपसे अगर कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ बताओ, ये हमको बताओ कि जो आपने NADH बनाए थे ग्लाइकोलिसिस में कितने थे, तो आप बता देंगे 2 NADH थे। अगर वो आपसे पूछता है कि रिस्पिरेशन यानी एनॉर्बिक रिस्पिरेशन में जब आप फेर्मेंटेशन करा रहे थे, या फिर वो टोटली ऐसा पूछ लेता कि एनॉर्बिक रिस्पिरेशन में जो मतलब NADH है वो कितने बने, तो आपको बताना होगा 0। क्यों 0, क्योंकि 2 NADH जो आपने ग्लाइकोलिसिस में बनाए थे, यहाँ आपको याद रखना है बहुत सारी रिएक्शन चली थी ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट एसिड बना, तो यहाँ पर 2 ATP तो आपको पता है आपने बनाए थे और 2 NADH भी बनाए थे। याद होगा 2 NADH भी बनाए थे। अब 2 NADH जब बनाए थे तो उसी को तो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसी को यूज कर रहे हैं तो टोटल NADH अगर पूछता है आपसे कोई कि टोटल NADH कितने फॉर्म हुए, टोटल NADH कितने फॉर्म में हुए इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एनोर्बिक रेस्पिरेशन में जितने NADH+ थे सारे यूज हो गए और बचे 0। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए, अरे यार बची क्या, 2 ATP बची है तो वही तो निकलेगी। तो यहाँ पर टोटल ATP कितनी फॉर्म हुई, वो बनी आपकी 2 ATP, 2 ATP, ठीक है, यहाँ पे 2 ATP। अब NADH+ अगर होता तब यहाँ पर ATP ज्यादा बनती, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो NADH+ होता है ये भी जब इलेक्ट्रॉन चेन में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक होता है ETS, उसमें क्या होता है बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को इधर इधर लेकर खेला करते हैं। जब इधर को ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को फेंका करते तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के इधर उधर फेंकेंगे तो मामूली बात नहीं है, करंट को जनरेट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जिसके वजह से मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, उससे हमको क्या करना है, उससे हमको करना है, बनाना है हमको ATP। तो उसी के कारण जब NADH रहता है तो NADH जो होता है, ये अगर एक NADH है
तो हमको अगर एक NADH है सिंगल तो हमको उससे 3 ATP मिलती है। अगर ये NADH ना यूज होता, ये NADH ना यूज हुआ होता तो 2 हमको NADH थे, तो यानी 2 3 6 ATP मिलती, अच्छा 6 2 8 यानी 8 ATP हमको मिल जाती। दूसरा अगर हम आपसे पूछते हैं, एक हम आपको और कंपाउंड के बारे में बताएंगे जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाएंगे, तो NADH जो होता है, NADH 2 ATP निकालता है। ठीक है, तो ये इनका सबका काम है, जब हम इसके बारे में आएंगे तो अभी मैंने आपको याद आ गया तो बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये हुआ फर्मेंटेशन के बारे में। ये आपके मतलब पूरी रिएक्शन है कि कैसे। अब यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हुई NADH+ और H+, यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो आप यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे जब रिडक्शन किया तो एथेनॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे CO2 निकला और यहाँ पे एथेनॉल निकला। तो अगर कोई रिएक्शन जनरल पूछता है कि हमको रिएक्शन बता दो यार, हमको रिएक्शन बता दो कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एथेनॉल वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा NADH+ H+, सॉरी, एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक एथेनॉल का होता है। तो ये एथेनॉल का मैंने आपको बताया। अब जैसे इथेनॉल का जब फॉर्मेशन हुआ, तो अगर आपसे कोई जनरल इक्वेशन पूछे तो आप तुरंत बता देंगे भाई इससे लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरल बता देंगे, जैसे C6H12O6 था, बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर CO2 बना। क्यों? देखिए CO2 बन रहा है, ठीक, यहाँ पे CO2 बना, बैलेंस कर लीजिए, ये CO2 बना और क्या बना, C2H5OH यानी एथेनॉल बना। और क्या बना, यहाँ पर 2 ATP आपकी बन गई। ये आपकी रिएक्शन हुई, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया, हैज प्रूव। ठीक है, ये प्रूव हो गया। कैसे ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रूव हुआ किसके द्वारा, इसके द्वारा। ये बता रहा है कि ये प्रूव हो रहा है कैसे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है इसके कारण होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि हाँ फर्मेंटेशन है, तो हमको बताओ तो यार कि कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन तो बता रहे हो, लेकिन कहाँ पे यूज हो रहा है। चलो अच्छा एक काम करते हैं, फर्मेंटेशन हम स्टार्ट किए तो फर्मेंटेशन को खत्म ही कर देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग लैक्टिक एसिड के बारे में देखेंगे, इसको अब निपटा ही देते हैं। इसमें अभी एप्लीकेशन की ही बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन उनकी बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स जैसे यार उनकी बात करते हैं कि कैसे हमको, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा इनके एप्लीकेशन के बारे में, जिससे पता चले, जिससे जान पाए कहाँ पर ये यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमको समझना है, सबसे पहले एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो एनॉर्बिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले समझिए। ऑर्गेनिज्म, एनॉर्बिक ऑर्गेनिज्म में 2 ऑर्गेनिज्म आपको मैंने आपको पहले ही बताए थे। एक होता है आपका ऑब्लिगेट एनारोब्स, चलना, एक होता है आपका ऑब्लिगेट एनारोब्स और दूसरा आपका होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब, एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे, ऑब्लिगेट एनारोब में ऐसे एनारोब होते हैं जो कंप्लीटली, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी कंप्लीटली क्या करेंगे, ये कंप्लीटली जो होंगे ऑब्लिगेट एनारोब तुरंत कंप्लीटली अपने आप को करेंगे क्या कि अगर ऑक्सीजन मिल गया तब ये तुरंत डेड हो जाएंगे, यानी इनको कंप्लीटली एनारोब्स, ये कंप्लीटली एनारोब्स हैं, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर इनको ऑक्सीजन मिल गया तो ये डेड हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब ऐसे एनारोब होते हैं, अगर मान लीजिए 21% ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट में, तो अगर उनके कांटेक्ट में अगर ये आए तो ये हो जाएंगे डेड। ठीक है,
अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हो जाते हैं, जैसे हमको बताओ तो, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, जैसे टिटनेस वगैरह हो जाता है इसी बैक्टीरिया से, क्लोस्ट्रीडियम। और जैसे बैक्टीरियोइड्स, इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, फैकल्टेटिव और एनारोब जो होते हैं, इनको अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नहीं है तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अपने में ही मस्त जो मिला उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो इनको ऑक्सीजन मिल रहा तो क्या करेंगे, यार एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। अगर नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, दो चीजें हो गई। और ये फैकल्टेटिव, इन्हीं के कारण हम क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह होता तो उनको फॉर्म कराने में इन जो ऑर्गेनिज्म का होता बहुत रोल होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इनको बताओ तो कि कौन से हैं वो, जैसे हम यूज करें तो देखिए, सैक्रोमाइसिस, नाम तो बहुत सुना होगा, सैक्रोमाइसिस, सेरिवेसी। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रो का मतलब होता है शुगर, माइसिस का मतलब होता है माइसीलियम, यानी ये क्या है, एक शुगर, यानी शुगर पे एक्ट करता है, माइसीलियम यानी फंगस। तो और जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे स्टेफिलोकोकाई जो होता है उसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है, वो भी इसमें आ जाती है। ये सब बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, लेकिन ये जो है ये आपका हो जाता है फंगस, ये आपका फंगस हो गया, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, ये आपका ये पूरा हुआ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, इनके बारे में। आप चलिए चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर इनका यूज होता है। ठीक, कुछ और भी बात कर लेंगे अगली वीडियो इन्हीं के बारे में। ठीक है, थोड़े बहुत बताए थे हम। देखो जैसे जैसे ये जो सैक्रोमाइसिस होता है, जो सैक्रोमाइसिस होता है सेरिवेसी, ये निकालता है जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम ये निकालता है। अब ये काम क्या करता है जाइमेज एंजाइम, ये काम करता है कि ये जाइमेज एंजाइम बाहर निकालता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलू, थोड़ा मतलब डार्क नहीं चल रहा है, ठीक है, लाइट चल रहा तो हम, मैं बोले दे रहा हूँ, समझ लेना। ये एक्स्ट्रा सेलुलरली होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या करते हैं, डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलरली का जो होता है रेस्पिरेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो क्या कर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फर्मेंटेशन करते हैं और शुगर को क्या करते हैं, शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, अल्कोहल में इसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसको ये अल्कोहल में इसको चेंज कर दिया, ये अल्कोहल में जब इसको चेंज कर देते हैं, शुगर को अल्कोहल में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी इनका यूज होता है। जैसे कि अब इसमें आपको एक कंसेप्ट बताऊं तो देखिए, जैसे जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी क्या करता है कि अगर 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल है, जैसे मान लीजिए आपने इसको क्या किया, एक कंटेनर में ऐसे रखा, ठीक है, यहाँ पर आपने कंटेनर में रख दिया इसको, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को उसमें रख दिया, ये अल्कोहल बनाने लगेंगे। लेकिन जब अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है 13% से ऊपर हो जाएगा, तो ये जो आपके जो सैक्रोमाइसिस है ये खुद ही डेड हो जाएंगे। इसीलिए जो अल्कोहल आते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे वाइन आता है, ठीक है, ये वाइन वाइन वगैरह जो होते हैं, इसमें क्या होता है 13% से कम अल्कोहल होता है। और जैसे कि आपको बताऊं
जैसे विस्की, ठीक है, रम, ये सब जो होते हैं इसमें 13% से ज्यादा अल्कोहल होता है। तो अब ज्यादा होता तो इनको कैसे फॉर्म कराते, क्योंकि अगर 13% तक होगा तो ये डेड हो जाएंगे। तो ये जब इनिक्वा ये सब होते हैं तो इनको फॉर्म कराने के लिए प्रोसेस को अपनाया जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और ये केमिकल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जैसे जो आपका सैनिटाइजर आता है, ठीक है, सैनिटाइजर जो होता है उसमें लगभग आप देखे होंगे तो 70% तक अल्कोहल होता है, 70% अल्कोहल होता है। तो हम क्या करता है कि हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हाथ में सबको डेड कर देता है। तो यार 70% जब ये डेड कर देता है तो ये तो 13% में ही डेड हो जाता है। 70% में देखिए कितना डेंजरस होता है, बहुत डेंजर। ठीक है, तो ये मतलब आपको समझ में होगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं इसको अल्कोहल को बनाने के लिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं जो आपका लैक्टिक एसिड है उसको फॉर्मेशन उसका कैसे होता है, उन सब के बारे में देखते हैं। तो सैक्रोमाइसिस बेसिस डैमेज ये सब आपको समझ में आ गया होगा, वाइन 13% अल्कोहल। ठीक है, ये जो हमको मतलब बताया गया समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिससे अभी सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखिए इसमें निभा रहा है। ठीक है, 13% ऊपर से अल्कोहल नहीं होने देता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन।